हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अंग्रेजी को शुरू से शुरू करेंगे। जी हाँ, बेसिक इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी नाम का जो शब्द है जिससे हमें डर लगता है, उस डर को उखाड़ के फेंक देना है। जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज़ रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये अंग्रेजी का सीरीज अब लगातार चलेगा। तो बेसिक इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो कोई भी सेंटेंस बनेगा नहीं। पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं, पर व्याकरण के भाषा में सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता यानी जो कार्य करे, किसी काम को जो करेगा उसे हम कर्ता कहते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का डेफिनेशन है वर्क इज डन बाय समवन और समबडी कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी के द्वारा जो काम किया जाता है तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। डायरेक्ट सब्जेक्ट का हिंदी मतलब हुआ प्रत्यक्ष कर्ता, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का हिंदी मतलब हुआ अप्रत्यक्ष कर्ता। डायरेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला कोई प्रत्यक्ष रूप से करता होगा, उसे हम डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। इसे हम ऐसे समझेंगे जैसे आई मतलब मैं, यू तुम या आप, वी का मतलब होता है हम या हम लोग। वी को वी पीपल भी बोलते हैं। दे का मतलब होता है वे या वे लोग, इसे हम दे पीपल भी बोलते हैं। अब हुआ ही का मतलब हुआ वह, पर ये मेल के लिए हम यूज करते हैं, पुरुष जाति के लिए। शी का मतलब भी होता है वह, पर ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, यानी स्त्री जाति के लिए यूज किया जाता है। अब हुआ किसी का नाम, कोई भी, जैसे हुआ अमित, सुमित, अभिषेक, गीता, ये सब किसी का नाम हुआ। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, ये सारे क्या है, आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर्ता। बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें पता नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन है, पर वहां भी हमें कुछ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अंग्रेजी में वाक्यों को कंप्लीट करने के लिए, यानी इफ यू वांट टू क्रिएट अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ एनी सेंटेंस, तो वहां आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जहां डायरेक्ट सब्जेक्ट है वहां तो आप डायरेक्ट रूप से इसका यूज करेंगे, लेकिन जहां कोई सब्जेक्ट नहीं है और वहां सब्जेक्ट की आवश्यकता है, वहां इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, उसे भी हम देखेंगे। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे कि दिस, डैट, दीज, दोज, हियर, देयर, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट इसलिए हम यूज करते हैं, जैसे आपको बोलना हो कि एक किताब है, आपको बोलना हो एक किताब है, तो आप इसे ये नहीं बोल सकते वन बुक, या इसे ये नहीं कह सकते हैं अ बुक। ये सब इनकम्प्लीट फॉर्मेशन है। जैसे आपको बोलना है एक किताब है तो बोलना पड़ेगा देयर इज अ बुक। तो यहाँ देयर, तो देयर मतलब होता है वैसे वहाँ, पर देयर यहाँ एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे किसी भी वाक्य को आपको बनाना हो, जैसे एक पेन है तो देयर इज अ पेन, एक लड़का है देयर इज अ बॉय, एक लड़की है देयर इज अ गर्ल, एक स्कूल है देयर इज अ स्कूल, एक मोबाइल है देयर इज अ मोबाइल। इस प्रकार से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, और यहाँ देयर एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे हम स्टडी करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ये होता क्या है, किसी भी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरीके से है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, वांट टू, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब है। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे हमने स्टडी किया है सब्जेक्ट के बारे में, दूसरे नंबर पे हमने क्या स्टडी किया अभी अभी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हम मेन वर्ब के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब को हम हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया का परिभाषा क्या है, किसी कार्य का होना मुख्य क्रिया कहलाता है। जी हाँ, किसी कार्य का होना मुख्य क्रिया कहलाता है। अंग्रेजी में इसका परिभाषा है एक्शन वर्ड या वर्ड ऑफ एक्शन, यानी जिस शब्द में कोई एक्शन होगा उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया को कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है, जैसे हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगाने से उसका कुछ मतलब निकले, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रहना, पढ़ना, लिखना, जीतना, हारना, सोना, जागना, भागना, ये सारे के सारे मेन वर्ब हैं, मुख्य क्रिया है, यानी एक्शन वर्ड है। फ्रेंड्स, अब हम एक और तरीके से मुख्य क्रिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं मुख्य क्रिया कैसे। तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द जिसमें आईएनजी लगे और उसका कुछ मतलब निकले, जैसे प्ले है तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग हो गया। स्पीक है तो स्पीकिंग हो गया। जैसे ड्राइव अ कार,
तो दो वर्ड है आपके स्क्रीन पे, ड्राइव में भी आईएनजी लगा दीजिए और कार में भी लगा दीजिए और देखिए कौन सा वर्ड एप्रोप्रिएट मीनिंग क्रिएट कर रहा है। जैसे ड्राइव में आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा ड्राइविंग, ये एप्रोप्रिएट मीनिंग है। पर कार में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कारिंग, तो ये एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं है, तो मीनिंगलेस है ये, कारिंग नाम का कोई शब्द नहीं होता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म भी कुछ लोग इसे कहते हैं। जैसे प्ले है तो प्ले का प्लेड, प्लेड और प्लेइंग हो जाएगा। स्पीक है तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड स्पोक है, थर्ड स्पोकन और आईएनजी फॉर्म होगा स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसके फॉर्म्स डिवाइड किए गए हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्ट जिसका मतलब होता है कर्म, इसका परिभाषा होता है जिस विषय के ऊपर कोई काम किया जाए, यानी कोई भी विषय है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने बोला प्ले क्रिकेट, तो प्ले मतलब हुआ खेलना। अब क्या खेलना, तो क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर कोई काम किया जाएगा या बात किया जाएगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्रिकेट के ऊपर यहाँ बात की जा रही है तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे हमने बोला कि राइट अ लेटर, तो राइट मतलब हुआ लिखना। अब क्या लिखना है, तो पत्र लिखना है, यानी लेटर के ऊपर हम बात करें तो लेटर यहाँ हुआ ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अभी क्या पढ़ा है, चार चीज़ें पढ़ा है। चार चीज़ें बोले तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आधार पे दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कोई भी सकारात्मक वाक्य जिसे हम बना सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, इसी फॉर्मूला से हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई सब्जेक्ट है, कैन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, स्पीक यहाँ मेन वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग यहाँ मेन वर्ब है और इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक लेक्चर का एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम और भी आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।